हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज पढ़ाई शुरू करने से पहले एक आपको चित्र दिखाती हूँ, तो आपको पहचान कर बताना है ये किनकी चित्र है। देखिए यहाँ चित्र है ना, सभी बच्चे पहचान लिए होंगे इनको। बताइए तो ये कौन है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये चित्र है। इन्हें सभी पहचानते ही होंगे, है ना। तो आज इनकी लिखी एक कहानी हम पढ़ेंगे। उनके जीवन की ही एक घटना है जिसको उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसे आज पढ़ेंगे। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो जीवन मूल्यों के प्रति सच्ची लगन ही किसी शिक्षक को अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है। वे अपने जीवन में शिक्षकों को बहुत सम्मान देते थे। उनके जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, तब उन्होंने अपने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को बुलाकर उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर सम्मान दिया था। क्योंकि हर बच्चे के जीवन में शिक्षक का जो योगदान होता है वो बहुमूल्य होता है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही एक छात्र को सही दिशा प्रदान कर सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना मेरे प्रथम शिक्षक एक ऐसे शिक्षक की गौरवशाली गाथा है, गौरवमयी गाथा है, जिन्होंने छात्र के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की ललक उत्पन्न कर दी, करने में तनिक भी कसर नहीं छोड़े। वे अपने शिष्यों की नज़र में हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे। इस भाग में कुछ पाठ ऐसे हैं जो छात्रों के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के साथ साथ उनके व्यवहारिक पक्ष को भी मजबूत करने में सहायक होंगे। ऐसे ही पाठों में से एक है मिसाइल मैन, अर्थात विद्वता, दृढ़ संकल्प एवं मानवीय व्यवहार के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी है। उनकी जीवनी है मिसाइल मैन, और उसमें से ही कुछ अंश इस पाठ में लिया गया है। इनसे छात्रों को अपने जीवन में कुशल प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी। ठीक है, तो इनकी जो जीवनी है वो है मिसाइल मैन। कभी आपको मौका मिले तो ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा, और ये बहुत प्रेरणादायक पुस्तक है। और उनके जीवन तो उदाहरणों से भरा है और प्रेरणाओं से भरा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आज उनके ही जीवन की एक घटना को हम पढ़ते हैं, जो आपके कक्षा 5 के भाषांजलि पुस्तक से ली गई है, जिसमें पाठ 10 में है मेरे प्रथम शिक्षक, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। तो वे कहते हैं, जब मैं रामेश्वरम में 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर मेरे शिक्षक हुआ करते थे। तो उनका जो प्रारंभिक शिक्षा था वो रामेश्वरम के एक प्राथमिक विद्यालय में हुआ था, और उनका घर वहीं रामेश्वरम में ही था, इसलिए उन्होंने वहीं अपने घर के पास ही शिक्षा ग्रहण किया। और उनके जो शिक्षक थे उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वे हमारे विद्यालय के सर्वोत्तम शिक्षकों में से एक थे। उनकी कक्षा में उपस्थित रहना भी सभी छात्रों को अच्छा लगता था। तो कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनसे पढ़ना सभी पसंद करते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका, उनको समझाने का तरीका। तो उसी तरह से जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे वे विद्यालय के सबसे अच्छे शिक्षक थे, और उनकी कक्षा में बच्चों को अच्छा लगता था सीखने में। ये बात हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पुस्तक में लिखे हैं। एक दिन उन्होंने पंछी के उड़ने की क्रिया समझाने के उद्देश्य से कक्षा में एक व्याख्यान दिया। तो उन्होंने जो शिक्षक थे उन्होंने अय्यर जी, तो उन्होंने अपने कक्षा में ये बताया कि किस तरह से पंछी उड़ती है। तो इसके बारे में बस उन्होंने व्याख्यान किया। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंख, पूंछ एवं सिर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक पंछी का चित्र बनाया, और अपने जो
व्याख्यान था उसे समझाने के लिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पंछी का पंख, पूंछ, सर को स्पष्ट रूप से बनाते हुए एक पंछी का चित्र बनाया ताकि वे जो बोल रहे हैं वे बच्चे अच्छे से समझ सके। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार अपने पंख फड़फड़ाकर चिड़िया उड़ान भरती है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से चिड़िया अपने पंख को फड़फड़ाती है और उड़ती है। तो उनका जो विषय था वो था कि पंछी किस तरह से उड़ती है तथा किस प्रकार अपनी पूंछ के सहारे उड़ान की दिशा बदलती है। पंखों को फड़फड़ाकर उड़ान भरती है और जब दिशा बदलना हो तो वो अपने पूंछ से दिशा का परिवर्तन करती है। इस विषय पर उन्होंने लगभग 25 मिनट तक भाषण दिया और इस विषय पर उन्होंने सारी बात बताई और लगभग 25 मिनट तक इसके बारे में बताया। इस भाषण में उन्होंने उड़ान भरने, आसमान में स्थिर हो जाने तथा सामूहिक उड़ान जैसी कई धारणाओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पंछी उड़ान भरती है, आसमान में जाकर कहीं स्थिर भी हो जाती, रुक जाती है, या फिर जो सामूहिक उड़ान होते हैं वो किस तरह से होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। पंछी क्या करते हैं, देखिएगा, सामूहिक जब उड़ान आसमान में भी उड़ते हैं तो एक लाइन से क्या होता है, एक कतार से उड़ते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा आसमान में तो इन सब चीजों के बारे में मिस्टर अय्यर ने समझाया अपनी कक्षा में विस्तार से। कक्षा के अंत में उन्होंने छात्रों से पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया उसे छात्र समझ पाए या नहीं। तो ऐसा सभी शिक्षक करते हैं कि जब अपनी कक्षा पूरी होती है तब वे बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे कितना समझ पाए या नहीं, क्या नहीं समझ पाए। मैंने कहा मैं नहीं समझ पाया। तब जो अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने कहा कि मैं जो ये आपने बताया मैं उसे नहीं समझ पाया। यही बात कई अन्य छात्रों ने भी दोहराई। तो देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो उनके शिक्षक हैं मिस्टर अय्यर वो पढ़ा रहे हैं और ब्लैक बोर्ड में किसका चित्र है, पंछी का चित्र बनाया हुआ है और वे समझा रहे हैं कि पंछी जो उड़ती है वो किस तरह से उड़ती है। श्री अय्यर हम लोगों के जवाब से विचलित नहीं हुए बल्कि सभी छात्रों से शाम के वक्त समुद्र तट पर पहुंचने के लिए कहा। और जब बहुत सारे छात्रों ने कहा कि हम ये बात नहीं समझ सके कि किस तरह से पंछी उड़ती है तो वे विचलित नहीं हुए, वे परेशान नहीं हुए कि हाँ मैंने इतने देर तक समझाया लेकिन बच्चे नहीं समझ पाए। तो एक अच्छे शिक्षक में ये भी गुण होता है कि वो किसी चीज से विरक्त नहीं होते, बच्चे से जब तक वो उसे समझा नहीं देते तब तक वे छोड़ते नहीं हैं। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम शाम के वक्त समुद्र के तट पर पहुंचो। दोहराना, ठीक है। एक शाम रामेश्वरम के समुद्र तट पर पूरी कक्षा के छात्र जमा हुए, ठीक है। तो सभी छात्रों को उन्होंने समुद्र के किनारे बुलाया। तो एक शाम क्या हुआ, जो रामेश्वरम का समुद्री तट था, रामेश्वरम क्या है, एकदम दक्षिणी भाग में है, एकदम समुद्र के किनारे है। तो वहां सभी छात्रों को बुलाया गया और सभी कक्षा के जितने छात्र हैं वे वहां उपस्थित हुए। बालू के टीले से समुद्र की लहरों की टकराहट को हमने भरपूर लुत्फ उठाया। और बालू के जो टीले थे वहां समुद्र की लहरें आती है और जाती है, ज्वार भाटा उठता है, कितना अच्छा लगता है। तो सभी बच्चों ने उसका लुत्फ उठाया। हमारे शिक्षक अय्यर जी ने हमें 10 अथवा 20 के समूह में उड़ते हुए समुद्री पंछी दिखाए। फिर शिक्षक तो अपने चैप्टर जो उन्होंने समझाया था वो बच्चे नहीं समझ सके थे तो उसे वे समझाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 10 और 20 के समूह में कुछ पंछी उड़ रहे थे तो उस चीज को उन्होंने दिखाया। उन्हें देखकर हम लोग अत्यंत चकित हुए और छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने जब देखा कि पंछी एक कतार में कितनी सुंदर से समान दूरी पर उड़ रहे हैं तो वे चकित हो गए। उन उड़ते हुए पंछियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने हमसे कहा कि हम उनकी उड़ान पर गौर करें और देखें कि उड़ते समय वे कैसे नजर आते हैं। और
बच्चों को उन्होंने कहा कि जो पंछी उड़ रहे हैं उस पर वे ध्यान दे और किस तरह से उड़ रहे हैं उस पर नजर रखे, किस प्रकार अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें उन पंछियों की पूंछ को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और लक्ष्य करना चाहिए कि अपनी इच्छित दिशा में मुड़ने के लिए वे अपनी जो पूंछ है उसका उपयोग किस तरह करते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान देने के लिए कहा कि जब वे दिशा परिवर्तन करना चाहते हैं उस समय अपने पूंछ को किस तरह से काम में लगाते हैं, इस चीज को भी ध्यान से देखने के लिए कहा। तो देखिए, वे कक्षा में नहीं समझ पाए थे उनके व्याख्यान से, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। बच्चों को वे समझाने के लिए समुद्र के तट पर ले गए और प्रैक्टिकली उस चीज को समझाने का प्रयास किया। तो ये अच्छे एक शिक्षक का गुण होता है कि जब तक बच्चे पूरी तरह से नहीं समझ जाए तब तक वे उसे समझाते रहें। इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा, बच्चों को देखने के लिए कहा कि किस तरह से पंछी उड़ रहे हैं, किस तरह से अपने पूंछों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा, पंछी के शरीर में इंजन कहाँ है और इस इंजन को शक्ति कहाँ से मिलती है। उन्होंने समझाया कि पंछी की शक्ति उसके अपने जीवन एवं उड़ान भरने की प्रेरणा से मिलती है। तो उन्होंने बच्चों को समझाया कि पंछी का जैसे कोई भी वाहन चलता है तो उसमें क्या है, इंजन होता है, ईंधन की जरूरत होती है। तो इस पंछी में इंजन को शक्ति कौन देता है, जो इंजन चलता है तो उसको शक्ति कौन देता है। तो उन्होंने समझाया कि पंछी को उड़ने की शक्ति अपने जीवन एवं उड़ान भरने की प्रेरणा से मिलती है। और ये सभी बातें उन्होंने हमें वास्तविक जीवन की घटनाओं के उदाहरण देकर समझाए और साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए जो साधारणतः जीवन में पाए जाते हैं। यदि इस तरह के शिक्षक हों तो बच्चों में बचपन से ही वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा आ सकती है और वे हर चीज को एक अलग तरह से देखने लगेंगे। तो एक अच्छे शिक्षक में ये गुण होना आवश्यक है। देखिए, यहाँ बच्चे हैं ना, समुद्र के किनारे, रामेश्वरम में समुद्र के किनारे बच्चे हैं और यहाँ पंछी उड़ रहे हैं इस तरह से। तो उन्होंने उसे, जो शिक्षक थे, उन्होंने उसको अच्छी तरह से समझाया कि, और यदि ये कोई अच्छा शिक्षक किसी छात्र को मिल जाता है तो उसके जीवन की दिशा दशा दोनों ही बदल सकती है। कोई बच्चा यदि किसी शिक्षक को पसंद करता है तो उनके विषय को हो सकता है वो ना समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे यदि वो अपने शिक्षक को पसंद करता है तो धीरे धीरे वो विषय भी उसे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि शिक्षक के पढ़ाने के तरीके, उनके समझाने के तरीके को वो और ज्यादा ध्यान से देखता है और उसको वो विषय अच्छे से समझ में आने लगता है। तो उन्होंने काफी जो वास्तविक जीवन में जो होते हैं घटना उसकी भी उदाहरण दी। श्री अय्यर एक महान शिक्षक थे। वे हमें प्रकृति में उपलब्ध वास्तविक उदाहरणों के आधार पर सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान देते थे और वे कुछ सिद्धांतों को जो समझाते थे उसे वास्तविक जीवन में किस तरह से लागू होता है उस चीज को भी समझाते थे। तो कितने अच्छे शिक्षक थे और उन्हीं की प्रेरणा से ही बचपन में ही जो हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके मन में एक वैज्ञानिक भावना श्री अय्यर ने ही जगा दिया था। तो इसे कहते हैं सच्चा अध्यापक, जो अपने बच्चों को वास्तविक जो जीवन है, जो हमारे आसपास उदाहरण है, उसको देकर समझाए जिससे कि बच्चे उसे अच्छी तरह से समझ सके। मेरे लिए यह एक घटना सिर्फ पंछी की उड़ान क्रिया समझने तक सीमित नहीं रही और इस घटना से सिर्फ जो डॉक्टर कलाम थे उन्होंने सिर्फ पंछी का किस तरह से उड़ान भरता है ये चीज ही नहीं समझा। पंछी की उड़ान के पाठ ने उन्हें मेरे दिल में एक खास भावना जगा दी। वे कहते हैं कि पंछी की जो उड़ान के पाठ ने उनके मन में भी एक अलग ही भावना पैदा कर दी। तो मैंने सोचा, उन्होंने क्या सोचा, देखिए, मैंने सोचा कि भविष्य में मेरे अध्ययन का क्रम उड़ान एवं उड़ान प्रणाली से संबंधित रहेगा और उनको
उनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। एक अच्छे शिक्षक के थोड़े से प्रयास से देखिए एक महान वैज्ञानिक हमारे देश को प्राप्त हुआ, और उनके उसी पाठ को समझाने के क्रम में, उनके उदाहरणों के द्वारा उनके मन में, डॉक्टर कलाम के मन में वैज्ञानिक बनने का बीज फूट चुका था और भविष्य के वैज्ञानिक के लिए उनका जो मन था वो तैयार हो चुका था। जिस तरह से अय्यर जी ने समझाया कि प्रेरणा, मनुष्य के मन में प्रेरणा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जिससे मनुष्य कुछ भी कर सकता है, आसमान में भी उड़ सकता है। यदि पंछी इस तरह से आसमान में उड़ सकता है तो मनुष्य भी जरूर उड़ सकता है। बच्चों ने ये समझा। श्री अय्यर के अध्यापन एवं समुद्र किनारे की उस घटना ने भविष्य में मुझे अपना पेशा चुनने में मदद की, और उसी घटना के बाद डॉक्टर कलाम के मन में इस उड़ान के प्रति एक रुझान आने लगा। देखिए, प्रेरणा का बीज उनके मन में फूट चुका था। एक महान वैज्ञानिक जो था उसका बीज अंकुरित होने लगा था। एक दिन कक्षाएं समाप्त होने के बाद शाम को मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि किस प्रकार उड़ान प्रणाली से संबंधित अध्ययन जारी रखने के लिए आगे पढ़ाई की जाए। तो वे जानना चाहते थे कि उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं इसी उड़ान से संबंधित ही पढ़ाई करूंगा। तो एक दिन जब कक्षा समाप्त हो गई तब उन्होंने शिक्षक से पूछा कि इस उड़ान प्रणाली से संबंधित जो अध्ययन है उसे मैं जारी रखना चाहता हूँ और इसकी पढ़ाई कैसे की जाए। उन्होंने अपने शिक्षक से प्रश्न किया। उन्होंने मुझे तसल्ली से समझाया कि पहले मैं अपनी 8वीं की पढ़ाई पूरी करूं, फिर हाई स्कूल करूं, उसके बाद उड़ान प्रणाली की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लूं। तो देखिए, तभी वो प्राइमरी क्लास में थे, मतलब 5 क्लास से नीचे थे, नीचे की कक्षाओं में थे। लेकिन तभी ही उन्होंने अपने शिक्षक से प्रश्न कर लिया कि मैं कैसे इसकी पढ़ाई करूं कि इस उड़ान प्रणाली से संबंधित पढ़ाई हो। तब उनके शिक्षक ने समझाया कि पहले अपने 8वीं की पढ़ाई पूरी करो, फिर हाई स्कूल करो, हाई स्कूल मतलब 10 क्लास करो, मैट्रिक दो, उसके बाद क्या है कि अपना उच्च माध्यमिक करो, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लो और उसी के बाद ही तुम्हारी उड़ान से संबंधित पढ़ाई शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपनी पूरी पढ़ाई अच्छी तरह से कर लूं तो उड़ान विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करने में सक्षम हो सकूंगा। और शिक्षक ने समझाया कि यदि तुम अभी से अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करोगे तो तुम अपने आगे चलकर उड़ान विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, जो अभी तुम्हारी पढ़ाई है उसको ही, हर क्लास की पढ़ाई अच्छे से करना होगा और हर चीज को अच्छे से समझना होगा। तब ना जब हमारा नींव मजबूत होगा तो हम आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकेंगे। लेकिन यदि हमारा नींव ही कमजोर होगा तो हम आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए किसी भी कक्षा को इसी तरह से टालना नहीं चाहिए। हर कक्षा की जितनी पढ़ाई है उसे उसी कक्षा में ही अच्छे से समझते हुए पूरा कर लेना चाहिए। उनकी सलाह पर चलते हुए जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो वहां भौतिक का अध्ययन किया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग विषय चुना और उनके अनुसार उन्होंने पढ़ाई किया और कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भौतिक विषय में अध्ययन किया। और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग विषय चुना। एरोनॉटिक मतलब उसी हवाई जहाज से संबंधित जो विषय है तो उसको उन्होंने चुना। पंछी के उड़ान प्रदर्शन और शिक्षक महोदय के इस सलाह ने मेरे जीवन को एक लक्ष्य बना दिया। और कभी कभी शिक्षक का जो प्रेरणा होता है वो एक छात्र के जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होता है। और एक सच्चा जो शिक्षक होता है वो हमेशा सच्ची सलाह ही देता है। इसलिए आप भी अपने शिक्षकों से बात कीजिए और उनसे जानने का कोशिश कीजिए कि क्या किया जा सकता है, मेरी योग्यता के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। इन सब चीजों पर शिक्षकों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह जो
श्री अय्यर थे, उन्होंने हम डॉक्टर कलाम के जीवन को इस तरह से बदल दिया। पंछी का जो उड़ान प्रदर्शन था उसको समझाया और उनका जो सलाह उन्होंने दिया कि इस तरह से तुम अपनी पढ़ाई करो, तो उससे डॉक्टर कलाम का जो जीवन था वो पूरी तरह से बदल गया। इससे मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया और संयोग से इसी से मेरा पेशा तय हुआ। और उन्होंने इंजीनियरिंग किया, फिर एरोनॉटिक इंजीनियर विषय चुना उन्होंने, और इससे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ और एक नया मोड़ आया संयोग से। और इसी विषय पर उनका जो पेशा था वो भी इसी विषय से जुड़ा था। एक रॉकेट इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी वेत्ता के रूप में अपने जीवन को रूपांतरित, उनका जो जीवन था वो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, रॉकेट इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी वेत्ता के रूप में रूपांतरित हो गया। तो रॉकेट इंजीनियर रॉकेट बनाते हैं, एरोस्पेस मतलब स्पेस के लिए यंत्र बनाते हैं, और प्रौद्योगिकी वेत्ता के रूप में जो उनका जीवन था परिवर्तित हो गया और इस तरह से वे एक महान वैज्ञानिक बने। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया, बहुत सारे मिसाइलों को निर्माण किया, इसी कारण से उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो आप सभी बच्चे भी उनके जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। यदि आप भी चाहें तो बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा और आप जिस कक्षा में हैं उस कक्षा की पढ़ाई को अच्छे से पूरा करना होगा, तब जाकर आगे आप और अच्छा कर सकते हैं। और यदि आपका नींव मजबूत होगा, नीचे का जो कक्षा है वो मजबूत होगा, तो आगे भी आप बहुत ऊंचाई तक जा सकेंगे। लेकिन अपने नींव को मजबूत करना है, अपने जो निचले कक्षा में पढ़ा है उसको मजबूत करते करते आगे बढ़ना है। ठीक है। अच्छा, यदि आप कोई सीढ़ी में चढ़ रहे हैं और यदि उसका निचला पायदान ही मजबूत ना हो तो क्या आप ऊपर चढ़ सकते हैं? तो आपको क्या करना होगा, हर सीढ़ी को मजबूती से तैयार करना होगा, उसके बाद ही आप ऊंचाई को छू सकते हैं। तो कोई भी काम कठिन नहीं है, बस अपने मेहनत की जरूरत है। ठीक है, कठिन परिश्रम की जरूरत है और समर्पण की जरूरत है, और अपने अंदर दृढ़ संकल्प जब आएगा तो कोई भी काम असंभव नहीं होगा। जो डॉक्टर कलाम थे वे बहुत ही गरीब परिवार के थे। उन्होंने बचपन में पेपर बेचने का भी काम किया घर के खर्च को चलाने के लिए, और बहुत कठिनाई से उन्होंने पढ़ाई की। तो पैसा कोई मायने नहीं होता, गरीबी कोई मायने नहीं होता, मनुष्य में दृढ़ संकल्प होना चाहिए तो हर चीज वो प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। और हमेशा हमें वे कहते हैं कि सपने देखो, जो डॉक्टर कलाम जी थे वे कहते थे हमेशा बड़े सपने देखो, छोटा सपना क्या है, अपराध है। क्यों? बड़े सपने देखेंगे तो कम से कम आप नीचे तक उसके पहुंचेंगे, और यदि आपका सपना ही छोटा होगा तो आप क्या है, नीचे तक ही पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा होगा तो आप कुछ ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे। इसलिए सपने देखो लेकिन बड़े सपने देखो। ठीक है, तो आपको भी बड़े सपने देखना है और उसे पूरा भी करना है, और उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना है। देखिए यहाँ कुछ बातचीत दिया गया है। कक्षा में पंछी पर व्याख्यान देने के बाद जब शिक्षक ने पूछा कि उन्होंने जो पढ़ाया वह समझ में आया कि नहीं, तो लेखक ने उत्तर दिया नहीं। जब आपको कक्षा में कोई विषय समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हैं? तो इस पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और मिसाइल मैन हैं। ठीक है, जब उनको शिक्षक ने पूछा कि पाठ समझ में आया कि नहीं, तो उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनको पाठ समझ में नहीं आया था। और आप अपने कक्षा में कोई विषय यदि नहीं समझ में आता है तो आप क्या करते हैं? बहुत समय बच्चे करते हैं कि प्रश्न पूछा जाएगा इसलिए हाँ समझ गए, ऐसे करते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको समझ में ना आए तो कहना चाहिए नहीं समझ में आया। ठीक है, इसे अपने शब्दों में उत्तर लिखेंगे। जब भी किसी प्रश्न का आप उत्तर लिखें तो वो किताब से छांट कर बस लाइन को उतार दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा पाठ को समझिए और समझने के बाद अपने शब्दों में उत्तर लिखिए, और कभी भी उत्तर को रटिए नहीं। समझ गए तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। ख नंबर, पंछी की उड़ान का प्रदर्शन और शिक्षक की सलाह ने लेखक के जीवन को एक लक्ष्य दिया। लेखक प्रेरित होकर एक महान वैज्ञानिक बने।
आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। आप जो बनेंगे उसकी प्रेरणा आपको किससे और कैसे मिली, और आप जो बनना चाहते हैं वो आपने कैसे सोचा कि आपको ये बनना है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, ये भी लिखना है। यदि आप शिक्षक बन जाएं तो छात्रों को आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। यदि आप शिक्षक बन जाते हैं तो अपने जो छात्र हैं उसे उसके लक्ष्य तक जाने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे। तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसको सपोर्ट करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने छात्रों को हमेशा आगे बढ़ना सिखाए। ठीक है, और अच्छी अच्छी बातें बताए, हर फील्ड के बारे में बताए। और शिक्षक को ये भी देखना है कि कौन छात्र किस विषय पर रुचि रखता है, और उसे उसकी रुचि के अनुसार ही उसकी दिशा को तय करने के लिए सलाह देनी चाहिए। ठीक है, और एक अच्छा शिक्षक ये अच्छी तरह से समझ जाता है कि किस छात्र के अंदर कौन सा गुण है। तो इस तरह से ये पाठ बहुत ज्यादा प्रेरणादायक था। इसको आप अपने जीवन में भी उतारिए और आप भी एक बड़ा लक्ष्य तय कीजिए और उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा दीजिए। ठीक है, और लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे समाज का भलाई हो और लोगों के लिए आप अच्छे कार्य कर सकें, और अच्छे काम करने से वो सदा के लिए याद किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पाठ को आप पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर कहेंगे। और यदि आपका पिछला कोई चैप्टर छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको प्राप्त करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।